Dear students, welcome back in after the break in our e-learning series on antenna and microwave engineering subjects. Our today's topic is frequency spectrum. ब्रेक पे जाने के पहले हमने इस टॉपिक के कुछ लर्निंग आउटकम कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है कम्युनिकेशन पर्पस के काम में आने वाली कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसके अलावा हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में और वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में रिलेशन कैसे कर सकते हैं। अब ब्रेक के बाद अब हमारा जो है बाकी रिमेनिंग लर्निंग आउटकम्स, जो कि EM वेव प्रोपागेशन के लिए प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ लॉस को समझ में आना चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बट हम फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो रिव्यूज़ ऑफ लॉज रिलेटेड टू EM वेव प्रोपागेशन का लर्निंग आउटकम हमें कवर करना है। इसके साथ ही हमें देखना है कि एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एटेन्यूएशन जो है किस तरीके से होता है। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें देखना है कि EM वेव्स जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के बीच में कैसे प्रोपागेट होती है। बेसिकली प्रोपागेशन एयर में होता है, तो हमें देखना है कि कितने टाइप के EM वेव प्रोपागेशंस होते हैं। ये समझने के लिए हमें कुछ EM वेव प्रोपागेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक लॉज देखना है। वैसे तो हम प्रीवियस क्लासेस में सभी लॉज या जो बेसिक लॉज ऑफ लाइट या जो है EM वेव के हम समझ चुके हैं, पर चूँकि हमें EM वेव प्रोपागेशन की प्रॉपर स्टडी के लिए हमें उन्हीं लॉज को फिर से रिव्यू करते हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। उसमें हम देखते हैं कि एक मीडियम है जिसको हम बोल सकते हैं मीडियम 1 और दूसरा मीडियम जिसको नाम है मीडियम 2। जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहले मीडियम में आती है तो सपोज़ किसी एंगल से आएगी, वो एंगल θ1 नाम दे दें, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो जिस एंगल से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, तो दूसरे मीडियम में जाने की बजाय पहले मीडियम में ही उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि θ1 है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सिंपल बेसिक लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी हमें हमारी EM वेव प्रोपागेशन में कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का नियम। उसमें जो है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। उसमें हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में या ग्लास से एयर में या एयर से वाटर में या वाटर से एयर में, मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल करती है तो किस तरीके से उसमें जो है लॉज लगते हैं, इसकी स्टडी करना हमें जो है ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम पर्टिकुलरली देखेंगे आयनोस्फीयर में, तो आयनोस्फीयर में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ही हम पता लगाते हैं कि हमारी EM वेव जो है एक एंड से दूसरे एंड जो है, या कहें कि ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड पे कैसे ट्रेवल करती है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगेन वही, पहले मीडियम में अगर हम लाइट इंसिडेंट करें तो सपोज θ1 इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात नहीं करें तो हमारी लाइट जो है सीधे ट्रेवल करना चाहिए, पर मीडियम 1 और मीडियम 2 डिफरेंट है ना। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और अगर N2 और N1 में डिफरेंस है, मीन्स दो अलग अलग रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, तो डेफिनेटली हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट ट्रेवल करने की बजाय इट विल बेंड करने में वो टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड कर सकती है अगर N2 इज़ ग्रेटर देन N1। मतलब अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो हम बोल सकते हैं कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको θ2 नाम दिया है उसकी वैल्यू कम होगी। ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 ग्लास है,
तो इस केस में θ1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और θ2 की वैल्यू कम होगी। उल्टा भी काम हो सकता है, अगर n1 इज़ ग्रेटर देन n2 है, मीन्स पहला मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उस केस में θ2 एंगल ज़्यादा होगा और θ1 एंगल कम होगा। तो ये इस तरह की चीज़ हमारी क्या कहलाती है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मैथमेटिकली इसको समझें तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। मीन्स पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई पहले मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन, वो इक्वल होता है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। तो सिंपल सा हमने जो पहले फिजिक्स में स्टडी किया हुआ स्नेल्स लॉ, जिसको हम आपको मैं मेमोरी के रिफ्रेश करने के लिए बता दूं, जिसको हम बोलते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस तरीके से हम जानते हैं, पर बेसिकली वही स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2 है। यहाँ पे θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है और θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और n1 और n2 दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। इसके अलावा तुमने देखा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों केस में हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बेंड होती है, मीन्स उसका डायरेक्शन या उसका पाथ चेंज होता है। इसके अलावा एक कारण और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पाथ चेंज होने का, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। तो डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेंड्स फ्रॉम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और एयर पार्टिकल्स कम्स ऑन इट्स प्रोपागेशन पाथ। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट होती है तब उसके रास्ते में कोई अगर स्मॉल ऑब्स्टेकल्स या कहें कि हम एयर के पार्टिकल्स अगर आते हैं तो वो सीधे तो जाती ही है, पर उसकी कुछ एनर्जी या जो है उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज भी हो सकता है ना। तो बेंडिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेंडिंग भी हो सकती है। तो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन दो अलग अलग फिनोमिना है, पर हमारे लिए काम एक पर्पस एक ही होता है कि जब अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आता है ना। ऑब्स्टेकल्स हमारे केस में अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर के स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स या ऑक्सीजन वगैरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स, उनकी वजह से सिग्नल जो है सीधा तो जाता ही है, पर कुछ एनर्जी उसकी बेंड भी हो जाती है। तो दैट बेंडिंग इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। यहाँ पर जो ये बेंड हो रहा है इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन एंगल या स्कैटरिंग एंगल। तो डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग की वजह से सीधा जाने के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी बेंड भी कर सकती है। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में जो है हमारे देखेंगे हम सिग्नल जो बेंड होता है वो बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एयर में ट्रेवल करती है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है ना। तो कभी वापस वो मिल भी सकती है। तो हमारे दो डिफरेंट पाथ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक पॉइंट पर पहुंचती है, तो वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एक ही सोर्स से जनरेट हुई है वो आपस में इंटरफेयर करती है। When two EM waves originated from same source, means originated from a single transmitter, meets at point, then depending on their phase difference, the resultant intensity या strength जो है वो बढ़ भी सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस तरीके से मिल रही है, या डिक्रीज भी हो सकती है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेंथ या रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़्यादा भी मिल सकती है हमें और कम भी मिल सकती है। मीन्स दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना जो कि एक ही सोर्स से जनरेट हुई है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई और वापस अगर वो मिल रही है तो मिलने पर उनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर दोनों सेम फेज में मिल रही है, दोनों वेव अगर सेम फेज में मिल रही है
यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों वेव जो है सेम फेज में मिल रही है, तो इस केस में रिजल्टेंट जो है इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड हमें इंक्रीज मिलेगा। पर अगर दोनों वेव अपोजिट फेज में मिल रही है ना, यहाँ पे देखिए कि हम एक का फेज और दूसरी वेव का फेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों वेव्स जो है, जो कि बेसिकली एक ही ट्रांसमीटर से जनरेट हुई है, दोनों वेव्स आपस में मिल रही है अगर किसी पॉइंट पर, तो वो मिलने पर स्ट्रेंथ बढ़ाने की बजाय एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। तो उस वजह से हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज भी हो सकती है। ये इंटरफेरेंस फिनोमिना हमारी जो EM वेव्स का काफ़ी होता है। अगर हम एयर में यूज़ करते हैं तो इसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम में इस चीज़ को बोलते हैं फेडिंग। तो हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए रहती है कि दोनों वेव्स, अगर हमारा दो वेव्स में डिवाइड हुआ है अगर हमारा सिग्नल, दो या दो से ज़्यादा वेव्स में, और वापस अगर वो मिल रहे हैं, तो वो कोशिश ही हमारी होना चाहिए कि वो सेम फेज में मिले, ताकि हमें रिसीविंग जो है एम्पलीट्यूड हमें ज़्यादा मिले। तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑफ EM वेव्स, जो कि लाइट में बहुत पॉपुलर फिनोमिना है। उसमें दो तरह के फिनोमिना होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक पोलराइजेशन का भी कुछ फंडा है। पोलराइजेशन बेसिकली होता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ EM वेव्स। मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि EM वेव्स मीन्स ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर है, तो दोनों को क्या पता होना चाहिए हमें, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके का है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो EM वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन, या बेसिकली बात करूँ मैं तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EM वेव को हम के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं फिक्स नहीं है, मीन्स सभी पूरे 360 डिग्री में कहीं भी पॉसिबल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एट ए टाइम तो एक जगह ही होगा, बट वो इस तरीके से मूव हो रहा है कि वो कहीं पे भी, मतलब हर एंगल पे अवेलेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल सन से जो लाइट हम अर्थ की तरफ आ रही है ना, तो वो that kind of light is called unpolarized light, या इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा दूसरा तरीका भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में ही हो, तो इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर है, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बोलते हैं वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन अर्थ की सरफेस के पैरेलल है, तो इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पर दोनों केस में जो है किसी एक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन है या डायरेक्शन है, तो इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इलिप्टिकली पोलराइज्ड भी हो सकती है। तो ये बेसिकली अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है या पोलराइज्ड हो सकती है। तो पोलराइज्ड में भी तीन तरह के पोलराइज्ड होते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड। किस तरीके का पोलराइजेशन है ना, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हमारी एंटीना से होती है,
तो एंटीना ही डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना। नॉर्मली एंटीना जो है किसी पर्टिकुलर टाइप का पोलराइजेशन को जनरेट करता है और हमारा एंटीना जो है किसी पर्टिकुलर टाइप के पोलराइजेशन को ही जो है रिसीव करता है। तो एंटीना जनरेट्स एंड रिसीव ए पर्टिकुलर रिक्वायर्ड पोलराइजेशन। हमें हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करना है तो हम एंटीना ऐसा यूज़ करेंगे जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करे। पर उस केस में रिसीविंग एंटीना भी ऐसा होना चाहिए जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड सिग्नल को रिसीव करे। यहाँ पर हमें पोलराइजेशन की कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है दोनों एंटीना में। अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटीना है तो रिसीविंग एंटीना भी हमारा क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड, अदरवाइज प्रॉपर सिग्नल रिसेप्शन नहीं होगा, है ना। अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना ऐसा है जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीविंग एंटीना अगर वर्टिकली पोलराइज्ड के रिसीव करने के लिए हमने डिज़ाइन कर रखा है तो हमारा सिग्नल रिसेप्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो यहाँ पर पोलराइजेशन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसका एक स्पेसिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमने कहीं सुनते रहते हैं कि पोलराइजेशन वर्टिकल या पोलराइजेशन सर्कुलर वगैरह वगैरह, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिसीविंग एंटीना हमें डिज़ाइन करना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम जब एयर में ट्रांसमिट करते हैं तो डेफिनेटली जितना पावर हम ट्रांसमिट करते हैं उतना पावर हमारा रिसीविंग एंड पे हमें नहीं मिलता है। एक तो पावर स्प्रेड हो जाता है, वो एक अलग इश्यू है, पर पावर का लॉसेस भी होता है। लॉसेस को ही हम कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, अटेन्यूएशन। तो मेन रीज़न लॉसेस का क्या है कि हमारा जो एयर, बेसिकली एयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनता है एयर। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एयर से में क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पावर हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी पावर हमें दूसरे एंड की तरफ नहीं मिलती है। तो इस प्रोसेस को या इस घटना को हम क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन। हर मीडियम में एटेन्यूएशन होता है ना। जितने भी मीडियम की हमने अभी तक बात किया है सभी मीडियम में एटेन्यूएशन होता है, तो है ना। तो एटेन्यूएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फार्मूले से, जिसको हम बोलते हैं एटेन्यूएशन इन डीबी यूनिट। एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेसिबल यूनिट में, जिसको लिखते हैं डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी, और इसका फार्मूला होता है 10 log पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट। पी इनपुट मतलब मीडियम के इनपुट में जितना पावर आ रहा है, और जो भी मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ट्रांसमीटर कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है वो मीडियम के लिए इनपुट पावर हो जाएगा। और हमारा पी आउटपुट, मीडियम का आउटपुट मीन्स हमारा रिसीविंग एंटीना या रिसीविंग सेक्शन में जितना पावर रिसीव हो रहा है वो हमारे मीडियम का आउटपुट पावर है। तो इन दोनों का रेशियो को अगर हम लॉग ले लें तो 10 log के साथ हमारा हो जाएगा एटेन्यूएशन इन डीबी। लेंथ को भी अगर इंक्लूड करें तो इस फार्मूले में डिवाइड बाय लेंथ यूज़ कर लें हम, तो हमारा पूरा फार्मूला हो जाएगा एटेन्यूएशन इन डीबी पर किलोमीटर इक्वल टू 10 log पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मीडियम। यूनिट हमारी आ जाएगी डीबी पर किलोमीटर, है ना। अगर हमें लेंथ को भी, मीडियम जितना भी यूज़ कर रहे हैं हम उसकी लेंथ को भी हमें इंक्लूड करना है, तो मीडियम की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी डेफिनेटली हमारा सिग्नल का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। एटेन्यूएशन एयर में डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल पे। कुछ फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा तो लॉसेस भी कम होंगे, और कुछ फ्रीक्वेंसीज पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। नॉर्मली दूसरे मीडियम के कंपेरिजन में हम बात करें तो एयर में एटेन्यूएशन काफ़ी कम होता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है बट लॉसेस की वैल्यू काफ़ी कम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जो अभी पहले बताया मैंने कि EM वेव स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी कुछ किलो हर्ट्ज से लेके कुछ गीगा हर्ट्ज होती है। तो कुछ किलो हर्ट्ज से लेके कुछ गीगा हर्ट्ज तक की रेंज में हम बात करें तो हमें जो है लॉसेस जो कि डीबी पर किलोमीटर में है कि काफ़ी कम होता है, 1 dB पर किलोमीटर से भी काफ़ी कम, फॉर एग्जांपल 0.001 dB पर किलोमीटर,
जो कि काफ़ी कम लॉसेस है, बट फिर भी लॉसेस तो होते हैं, है ना, कम होते हैं बट लॉसेस होते हैं। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज जो कि हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, तो उसमें जो लॉसेस जो होते हैं, एटेन्यूएशन, वो एयर की कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो लॉसेस बढ़ जाते हैं, है ना। कभी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो सेट टॉप बॉक्स या कहें कि DTH, डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी से जो टीवी सिग्नल जो देखते हैं, तो देखते होंगे कभी बारिश के दिनों में कभी कभी सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। तो बारिश के दिनों में क्या हो जाता है कि इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो हमारा जो गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, 10 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड सिग्नल यूज़ होता है DTH में। तो 10 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल जो है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होने लग जाता है, तो हमारा जो है रिसीविंग एंड पे जो हमारे घर की छत पे जो एंटीना होता है, उसमें कम सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव होती है। तो कम स्ट्रेंथ सिग्नल रिसीव होने के कारण से हमारा टीवी जो उस सिग्नल को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए मैसेज ये आता है कि बाहर जो है बारिश हो रही होगी। तो रेनी सीजन में हम देख सकते हैं कि हमारी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो है वो एब्जॉर्ब थोड़ी ज़्यादा होती है, तो लॉसेस बढ़ जाते हैं। लॉसेस बढ़ने से नुकसान क्या होता है कि हमें रिसीविंग सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एयर में प्रोपागेट होती है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं। लेक्चर 2 के हमने पार्ट ए और पार्ट बी मिला के हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एयर में प्रोपागेट होगी तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ बेसिक लॉज देखे, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट्सेट्रा। और लास्ट में हमने देखा एटेन्यूएशन, है ना। एटेन्यूएशन एयर में काफ़ी कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर जो है कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ह्यूमिडिटी बढ़ने पर एटेन्यूएशन बढ़ता है। साथ ही एक फंडा हमें याद रखना है कि एटेन्यूएशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। कुछ फ्रीक्वेंसीज पे एटेन्यूएशन ज़्यादा होता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज पे एटेन्यूएशन कम होता है। बट एयर में क्योंकि हम गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो एटेन्यूएशन की वैल्यू काफ़ी कम होती है। बट रिमेंबर, जिससे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मीन्स हम मेगाहर्ट्ज़ से गीगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में भी हायर गीगाहर्ट्ज़ की तरफ जाते हैं, तो हमारे लॉसेस जो है बढ़ते हैं। बहुत कम होते हैं बट फिर भी जितने भी होते हैं उसमें इंक्रीज होते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस 2 पार्ट ऑफ लेक्चर 2 कुछ आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और एज़ यूजुअल आपको असाइनमेंट जो है एक पेज पे कंप्लीट करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो आप असाइनमेंट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट रोल ऑफ एंटीना इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। राइट रोल ऑफ एंटीना इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। Question number 2, if frequency of EM wave is 3 gigahertz, then find its free space wavelength. If frequency of EM wave is 3 gigahertz, then find its free space wavelength. Question number 3, write name of 3 types of polarization of EM waves. Write name of 3 types of polarization of EM waves. So dear students, hope इन 2 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने EM वेव प्रोपागेशन की बेसिक स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के EM वेव प्रोपागेशन होते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।